जय हिंद दोस्तों। मैं सत्यम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। दोस्तों यहां पे आज जो है आपका एग्रीकल्चर का जो मॉक टेस्ट फर्स्ट है इसको यहां पे अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी एक मान के चलिए मॉक टेस्ट फर्स्ट है आपका। ठीक है, आप लोग सभी लोग बोल रहे थे कि टेस्ट सीरीज लेके आओ सर, तो आप देख सकते हो ये आपका मॉक टेस्ट फर्स्ट है। इसको यहाँ पे अपन सॉल्व करने वाले, आपकी और भी सीरीज में यहाँ पे लेके आऊंगा एग्रीकल्चर की आपके एग्जाम के टाइम तक, है ना। फर्स्ट है यहाँ पे आपकी 2 से 3 से 4 सीरीज यहाँ पे आपकी टोटल एग्रीकल्चर की और एनिमल हस्बेंड्री की यहाँ पे लेके आऊंगा। ठीक है, आप बिल्कुल सभी लोग रेडी रहिएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके ABC, PC और AG 1, 2, 3 ग्रुप्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चंस को आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। बहुत ही न्यू क्वेश्चन है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो भी चैनल पर नया है सभी लोग चैनल को जरूर एक बार जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली छोटी से छोटी वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आप तक सभी लोग तक मिलते रहे। ठीक है, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी हमारा, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एग्री जर्नी करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्वेश्चन सीरीज को। फर्स्ट आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही न्यू क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अगर आपको लगे तो आप इन क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो और याद कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि शुष्क कृषि क्षेत्र में मानसून की वर्षा की देरी किसे बुलावा देती है। जो आपकी शुष्क कृषि है यानी जो शुष्क खेती है, ड्राई खेती है, ये मानसून की अगर मानसून में देरी होती है तो किसको बुलावा देती है। ऑप्शन भी आप देख सकते हो। ठीक है, थिनिंग, रेटेनिंग, रेटेगिंग। ठीक है, और यहाँ पे इंटर कल्टीवेशन। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो क्रॉप सब्स्टिट्यूशन। तो किसको यहाँ पे जो है बुलावा देती है, तो जो अगर मानसून में देरी होती है तो वो किसको बुलावा देती है, क्रॉप सब्स्टिट्यूशन को बढ़ावा जो है बुलावा देती है। याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी आपका राइट आंसर होगा, किसको बुलावा देती है, क्रॉप सब्स्टिट्यूशन को बढ़ावा देती है अगर मानसून में देरी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बाकी थिनिंग के बारे में आपको पता है और रिटेनिंग के बारे में आपको पता है, इंटर कल्चर भी आप लोगों ने एग्रोनॉमी में पढ़ा होगा, तो ये बेसिक चीजें आपको सभी को पता होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे निकल के आ रहा है। आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा क्षारीय लवणों को सहन करने वाली फसल है, मोस्ट टॉलरेंट क्रॉप ऑफ एल्काइल सॉल्ट्स इज, यानी जो आपका क्षारीय लवण है उनको सबसे ज्यादा सहन कौन सी क्रॉप्स करती है, तो आपको पता है, सभी को पता है। ठीक है, बीट भी नहीं है, सीसेमम भी नहीं है, यहाँ पे ग्रीन ग्राम भी नहीं है। राइट आंसर क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है आपका जो है ओराइजस सेटाइवा। ठीक है, यानी धान जो है आपकी क्षारीय लवणों को सर्वाधिक यानी टॉलरेंट क्रॉप है, याद रखिएगा धान। ठीक है, सभी को पता है, आपको धान मतलब इसकी जो है जल मांग बहुत ज़्यादा होती है। याद रखिएगा धान की क्या होती है, जल मांग बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जल उपयोग क्षमता सबसे कम होती है। जल उपयोग क्षमता सबसे कम किसकी होती है, तो यहाँ पे धान की होती है, जबकि जल मांग क्षमता धान की सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, जल उपयोग क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो जल उपयोग क्षमता सबसे ज़्यादा होती है आपकी बीट की। याद रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर है वो डी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा हुआ है कि किसानों की कुशलता को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। अगर किसानों की कुशलता अपने को बढ़ानी है, ठीक है, आसपास के किसानों की कुशलता अगर आपको बढ़ानी है और किसी भी योजना को अगर बहुत बेहतरीन तरीके से किसान को समझाना है और किसान को खेती के बारे में नई नई टेक्निक्स के बारे में अगर समझाना है तो वो कौन सी संस्था है जो कार्यरत है, ये पूछा हुआ है। विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द स्किल्स डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स, है ना। तो क्या यहाँ पर राइट आंसर है, फार्मर की जो स्किल को कौन जो इंक्रीज करता है या डेवलप करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ICR, IARI, KB के, यानी KB के केंद्र जो आपके किसान केंद्र होते हैं। ठीक है, या ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो किसान कॉल सेंटर या एग्रीकल्चर जो चैनल है वो या यहाँ पे किसान को प्रमोट करते हैं क्या इन सब चीज़ों के लिए, नहीं भाई। यहाँ पे जो आपका KB के केंद्र होते हैं, गांव और स्तर पर आपके बहुत सारे KB के केंद्र होते हैं, जिला स्तर पर KB के केंद्र होते हैं। तो ये जो KB के केंद्र होते हैं ये बहुत एग्रीकल्चर जो फार्मर्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान है जो स्किल्स में डेवलपमेंट में यहाँ पे KB के केंद्र का, याद रखिएगा। और इंडिया में अगर आपसे कभी कोई पूछेगा टोटल कितने KB के केंद्र है इंडिया में, तो टोटल याद रखना आप लोग, ठीक है, 741 यहाँ पे टोटल आपके KB के केंद्र है इंडिया में, है ना। टोटल कितने हैं, 741, जिसमें सबसे ज्यादा कहाँ पे KB के केंद्र है, सबसे ज्यादा आपके तमिलनाडु में KB के केंद्र समथिंग 62 63 के आसपास अराउंड, है ना। सॉरी नहीं, यहाँ पे तमिलनाडु में शायद
32 के आसपास, थोड़ी है ना, 62 के आसपास नहीं है, 32 के आसपास शायद आपके अराउंड, मेरे को अप्रोक्स में फिगर तो पूरा याद नहीं है, ठीक है, बट अप्रोक्स में आपको बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को देख लीजिएगा। तमिलनाडु मेरे को अप्रोक्स में याद नहीं है, शायद 30-32 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इज अ राइट आंसर, KBK, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपकी 4th नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गन्ने का उत्पत्ति स्थान। देखिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है और यहीं पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन देखिएगा आप जरा सा, ठीक है, ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़ा सा इनमें क्लियर भी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं इन्होंने, गन्ने का उत्पत्ति स्थान, तो क्या है भाई ओरिजिन, आप देख सकते हो इंडिया, अफ्रीका, चाइना या बर्मा। बर्मा भी आपको पता भारत में ही आता है, ठीक है, भारत का हिस्सा है बर्मा, ठीक है। तो गन्ने का उत्पत्ति स्थान क्या है भाई, तो आप ऑप्शन में देख सकते हो गन्ने का उत्पत्ति स्थान भारत और न्यू गुआना। याद रखिएगा भारत आ जाए, भारत के अलावा अगर भारत ऑप्शन में ना दिखे, अगर आपको ऑप्शन में न्यू गुआना दिखे, है ना, पपुआ न्यू गुआना, आप लोगों ने कंट्री के बारे में सुना होगा, न्यू गुआना, ठीक है, तो ये भी जो आपका शुगर कैन का ओरिजिन स्थल माना जाता है, याद रखना आप लोग, ठीक है, न्यू गुआना भी ओरिजिन स्थल माना जाता है शुगर कैन का। बट यहाँ पे इंडिया आपका जो है शुगर कैन का यहाँ पे ओरिजिन स्थल होगा, ना कि बर्मा, राइट। और अगर क्रोमोसोम नंबर आपसे इसमें कोई पूछे तो 80 से 120 के आसपास जो है इसमें टोटल क्रोमोसोम नंबर होता है शुगर कैन में, याद रखना आप लोग, ठीक है, सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए राइट आंसर है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपके 5 नंबर क्वेश्चन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है भाई, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे अधिक पौष्टिक फसल है। भाई सबसे अधिक यहाँ पे पौष्टिक फसल के बारे में पूछा हुआ है, विच हाईली न्यूट्रिशन क्रॉप। भाई न्यूट्रिशन जो है अपने को सबसे ज्यादा पोषक तत्व प्राप्त होने वाली फसल कौन सी है। ऑप्शन भी आप देख सकते हो, वीट, पी यानी मटर आपकी पाइसम सर्टाइवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स और मूंग बिगना रेडिएटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, किसमें सबसे अधिक पोषक तत्व आपको देखने को मिलते हैं, सभी को पता है। शाकाहारियों का मांस किसको बोला जाता है, सोयाबीन को यहाँ पे शाकाहारियों का मांस बोला जाता है, क्योंकि इनमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है ना, 40 से 42% के आसपास आपको इसमें प्रोटीन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक जो पौष्टिक फसल है वो यहाँ पे है सोयाबीन, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सोयाबीन इज अ राइट आंसर। बाकी आपकी दाल जो है बहुत ही पौष्टिक होती है और सोयाबीन एक प्रकार से आप देखा जाए तो लेग्यूम क्रॉप है और दाल ही अपन जो है इसको दाल में ही जो है चूज करते हैं, ठीक है। वैसे अगर ऑयल सीड क्रॉप भी है सोयाबीन एक प्रकार से देखा है, क्योंकि रिफाइंड का तेल भी बनता है, तो एक प्रकार से ऑयल सीड भी है और यहाँ पे आपकी लेग्यूम क्रॉप भी है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 6 की, कि बरानी खेती के लिए, बरानी खेती का यहाँ पे क्या मतलब है, बरानी खेती का मतलब है शुष्क खेती से, याद रखिएगा। आपको जहां भी हिंदी में बरानी दिखे तो वहां पे आप याद रखिएगा शुष्क खेती से यहाँ पे मतलब है ड्राई, यानी जो आपकी ड्राई लैंड होती है उससे यहाँ पे मतलब है बरानी खेती से। तो बरानी खेती के लिए फसलों की बीज दर सामान्यतः क्या होती है, ठीक है, यानी यहाँ पे वो भी लिख सकता था कि शुष्क खेती के लिए फसलों की बीज दर क्या होती है, यानी सीड रेट ऑफ क्रॉप्स इन ड्राई लैंड इज कंपेयर टू नॉर्मल रेट, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ऑप्शन आप देख सकते हो, 10 से 15% से कम रखी जाती है, यानी सामान्य से 10 से 15% कम रखेंगे क्या, यहाँ पे आप देखो सामान्य दर लिखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल रेट रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी भी आप देख सकते हो, 10 से 15% अधिक, यानी सामान्य से 10 से 15% अधिक रखेंगे क्या बरानी क्षेत्रों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हो आधी रखी जाती है, ऑप्शन नंबर डी समान रखी जाती है। तो याद रखिएगा जो आपके शुष्क क्षेत्र होते हैं यहाँ पे हमेशा सीड रेट आपकी क्या से रखी जाती है, आधी रखी जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, सीड रेट यहाँ पे हमेशा आधी रखी जाती है। अगर किसी की सीड रेट 12 है, यहाँ पे जैसे किसी भी क्रॉप्स की सीड रेट 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, तो उसकी फिर यहाँ पे अगर बरानी क्षेत्रों में उसको उगाते हो तो 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखेंगे। सीधी कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेरीज है शुष्क खेती की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेरीज क्या है कि बुवाई हमेशा कतारों में करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर, याद रखिएगा। अगर शुष्क खेती आप करते हो तो आपको शुष्क खेती में बुवाई हमेशा कतारों में करनी है, ठीक है, कतार बाई कतार या कतार आपको जो है खेती में क्या करनी है, फसलों की बुवाई करनी है। आपको सभी को पता है, ठीक है, कतार कुछ इस टाइप से कतारों में अपने को क्या करनी है, बुवाई करनी है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या याद रखना है कि हरी खाद का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी जो आपकी FYM होती है, FYM का आपको जो है शुष्क खेती में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, बहुत याद रखिएगा। FYM का यूज नहीं करेंगे और यहाँ पे आप उर्वरकों का ही उपयोग करेंगे, ठीक है, जो आपके फर्टिलाइजर है उनका उपयोग करेंगे। और उर्वरकों को देने की जो है शुष्क खेती में अगर उर्वरकों को अपन देंगे तो कौन सी मेथड बहुत अच्छी होगी, तो वो मेथड आपकी है डीप प्लेसमेंट, याद रखिएगा। जो डीप प्लेसमेंट आपकी मेथड है ये बहुत अच्छी मानी जाती है यहाँ पे शुष्क खेती में, अगर आपको उर्वरक देना हो, यानी गहरी संस्थापन मेथड जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपकी 7 की, ठीक है। तो आपको तो सभी को पता होगा क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो सकता है कि निम्न में से किसकी भारत में सबसे अधिक आनुवांशिक विविधता पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम जेनेटिक्स डाइवर्सिटी इन इंडिया, मतलब सबसे अधिक जेनेटिक विविधता, ठीक है, जेनेटिक विविधता पूछी हुई है। डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी किस कौन सी फसल में सबसे अधिक देखने को मिलती है, तो आपको सभी को पता है, ठीक है। राइस पे जो है आपको बहुत ज्यादा जेनेटिक्स डाइवर्सिटी देखने को मिलती है अदर क्रॉप्स की अपेक्षा, ठीक है। अदर क्रॉप्स की अपेक्षा आपको सबसे अधिक किस पे देखने को मिलती है, तो यहाँ पे राइस में जो है सबसे ज्यादा जेनेटिक्स डेंसिटी देखने को मिलती है। याद रखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है राइस में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका निकल के आ रहा है 8। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिकली आपको सभी को पता होगा बेसिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हो, केले का बंची टॉप, केले का बंची टॉप सर्वप्रथम 1800 केले का बंची टॉप रोग पूछा हुआ है, ठीक है। बंची टॉप के बारे में तो आपको सभी को पता होगा क्या होता है बंची टॉप, ठीक है। आपको सभी बंची टॉप किससे होता है, तो बंची टॉप यहाँ पे वायरस से होता है बंची टॉप, याद रखिएगा। और सबसे खतरनाक होता है बंची टॉप, आपका नर्सरी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचाता है। आपके पपीते के जो पौधे होते हैं इनको नर्सरी में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। कौन सा, बंची टॉप, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका पपीते का, ठीक है, सॉरी केले का सॉरी यहाँ पे केले का जो आपका बंची टॉप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वायरस से फैलने वाला है। और इसको सबसे पहले कहां पे देखा गया था, फिजी में देखा गया था, याद रखिएगा। कहां पे देखा गया था, फिजी में, है ना। सबसे पहले केले में बंची टॉप कहां देखा गया था, फिजी में देखा गया था। और बंची टॉप की जगह आपको अगर पेपर में कहीं बीबीटीबी, ठीक है, इसको बीबीटीबी भी बोलते हैं, कि इसको बंची टॉप को बीबीटीबी भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। बनाना बंची टॉप वायरस, बीबीटीबी, याद रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको 6C जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि अम्लीय मृदा किसके विकास के लिए उपयुक्त है। यानी जो क्वेश्चन सीरीज है, सबसे इंपॉर्टेंट आप ये बात याद रखिएगा, जो क्वेश्चन सीरीज आप देख रहे हो ये आपको इसमें एग्रीकल्चर के संपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। जो जितने भी आपके एग्रीकल्चर है टोटल उसके संपूर्ण क्वेश्चन देखने को इसमें मिलने वाले हैं आपको। तो अम्लीय मृदा किसकी विकास के लिए उपयुक्त है भाई, किसके विकास के लिए यहाँ पे अम्लीय मृदा जो है उपयुक्त मानी जाती है। आप देख सकते हो ऑप्शन में, एसिडिक सॉइल इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ, यानी किसकी ग्रोथ के लिए यहाँ पे अम्लीय मृदा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो अम्लीय मृदा में किसका विकास होगा, बैक्टीरिया का, कवक का, या आपका जो है एक्टिनोमाइसिटीज, ठीक है, या नेमाटोड्स, किसका यहाँ पे विकास होगा अम्लीय मृदा में। तो अम्लीय मृदा में सबसे ज्यादा जो विकास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अम्लीय मृदा में सबसे ज्यादा जो विकास होता है वो यहाँ पे कवक का होता है, यानी जो फंगस होती है उसका यहाँ पे विकास होता है, ठीक है। बाकी एक्टिनोमाइसिटीज के बारे में सभी को पता है, जो जब बरसात होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा बरसात होती है जो आपको सौंधी सौंधी खुशबू आती होगी, आप लोग सभी को पता होगा बरसात के टाइम पर आपको सौंधी सौंधी जो खुशबू आती है भीगी भीगी टाइप की, वो एक्टिनोमाइसिटीज के कारण ही आती है, याद रखिएगा। एक्टिनोमाइसिटीज के कारण वो आपको भीगी भीगी बरसात में खुशबू आती है मिट्टी में, आपने सभी ने देखा होगा, ठीक है। और खुशबू भी आप लोगों ने ली होगी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है इसका आपका बी राइट आंसर होगा, है ना। अम्लीय मृदा में कवक के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, अहम रोल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा हुआ है कि दोमट भूमि में बालू कितने प्रतिशत पाई जाती है। सैंड कंटेंट ऑफ लोमी सॉइल, जो आपकी लोमी सॉइल होती है इसमें मतलब आपको जो है सीड जो आपका बालू का प्रतिशत कितने % देखने को मिलेगा आपकी जो दोमट भूमि होती है। तो 15 से 20%, 23 से 52% या 55 से 65% या 65 से 75%, तो कितने % अपने को देखने को मिलता है दोमट भूमि में बालू का परसेंटेज। सभी परसेंटेज आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज 23 से 52% यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा बालू का कंटेंट। दोमट भूमि में बालू का कंटेंट कितना देखने को मिलता है, तो 23 से 52%, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, आपका ये थ्योरी से आया हुआ क्वेश्चन है सॉइल्स की, आप देख सकते हो सॉइल फर्टिलिटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। मृदा उर्वरता होती है, यानी सॉइल फर्टिलिटी इज डिफाइनेड अज, यानी सॉइल फर्टिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे आप लोग। तो आप देख सकते हो ऑप्शन में, फसल पैदा करने की क्षमता, क्या इसको सॉइल फर्टिलिटी बोलेंगे, या आवश्यक तत्वों की उचित मात्रा तथा संतुलन में प्रदान करने की क्षमता, इसको सॉइल फर्टिलिटी बोलोगे क्या, या आवश्यक तत्वों को प्रदान न करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो जल भराव की क्षमता। तो क्या यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। जल भराव तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता है। यहाँ पे मृदा जो फर्टिलिटी है इसका मतलब होता है आवश्यक तत्वों को उचित मात्रा में
उचित मात्रा एवं संतुलन प्रदान करना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का बी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की, गर्मी के मौसम में उगने हेतु, ठीक है, अगर गर्मी के मौसम में, एक आपको सभी को पता है मूंग कैसी क्रॉप्स है, मूंग आपकी ये मान के चलिए आप तीनों मौसम में मूंग को उगा सकते हो, आपको सभी को पता है, ठीक है, मूंग को आप तीनों मौसम में उगा सकते हो, रबी, खरीफ और जायद। सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे उगाते हैं, तो मूंग को अधिकतर लोग देखा होगा जायद, जो आपका है जायद में सबसे ज्यादा, जायद की ऋतुओं में जो है इसको सबसे ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है, मूंग को। तो गर्मी के मौसम में उगाने हेतु मूंग की कौन सी किस्म विशेष रूप से संतुष्ट की गई है, यानी विच वेराइटी ऑफ मूंग इज स्पेशली रिकमेंडेड फॉर ग्रोइंग इन समर सीजन, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आंसर होगा भाई आपका, कौन सी वेराइटी है, पूषा बैसाखी आप देख सकते हो, जवाहर आपकी जवाहर 45 है, ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हो ML5 या K851, कौन सी ऐसी वेराइटी होगी आपकी, ठीक है, जो गर्मी के मौसम के लिए बहुत ही सुटेबल मानी जाएगी, बताएं भाई। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 इसका राइट आंसर है पूषा बैसाखी। पूषा बैसाखी एक ऐसी वेराइटी है जो गर्मियों के मौसम के लिए बहुत ही सुटेबल और संतुष्ट वेराइटी है, ठीक है, मूंग की। याद रखिएगा मूंग की इंपॉर्टेंट वेराइटी बहुत सारी पूछी भी जाती है पेपर में, तो पूषा बैसाखी जो है आपकी गर्मी के लिए बहुत ही अच्छी और सुटेबल वेराइटी है, याद रखना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे अरहर की बुबाई के बारे में भाई। अरहर की फसल की बुबाई का उपयुक्त समय क्या है भाई, सुटेबल टाइम फॉर सोइंग ऑफ अरहर क्रॉप्स। अगर अरहर को आप सोइंग करोगे, बुबाई करोगे, तो उसके लिए सुटेबल टाइम क्या होगा, मध्य जुलाई से मध्य अगस्त, या मध्य जून से मध्य जुलाई, या मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर, या मध्य जून से मध्य नवंबर। तो क्या राइट आंसर होगा, अरहर की फसल की अगर आप बुबाई करोगे तो कब करनी चाहिए अरहर की फसल की बुबाई, तो अरहर की फसल की बुबाई यहाँ पे मध्य जून से मध्य जुलाई इज अ राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मध्य जून से, यहाँ पे मध्य जून से मध्य जुलाई जो है आपका सबसे सुटेबल टाइम माना जाता है अरहर की बुबाई के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग, ठीक है, एग्जाम में बिल्कुल 100% यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होगा आप लोगों को, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अरहर की फसल बुबाई के लिए सबसे उपयुक्त समय क्या है, मध्य जून से मध्य जुलाई का, मिड जून से मिड जुलाई इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 14 की। देखिए क्रॉप से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके, इसलिए मैंने जो है कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। गुच्छेदार जो आपकी मूंगफली होती है उसके लिए यहाँ पे, यानी जो आपकी बंच्ड जो मूंगफली होती है उसके लिए यहाँ पे सीड रेट क्या रखेंगे भाई, द सीड रेट ऑफ बंच ग्राउंडनट, जो आपकी मूंगफली है एरेकेस हाइपोजिया, इसके लिए यहाँ पे सीड रेट क्या रहेगी, गुच्छेदार। आपको पता है जो आपकी फैलकर बढ़ने वाली मूंगफली होती है उसकी सीड रेट अलग होती है, और आपकी जो गुच्छेदार होती है उसकी सीड रेट अलग होती है। और 100% में यहाँ पे कंफर्म तो नहीं हूं, बट 80% यहाँ पे जो है एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है, या तो फैलकर या गुच्छेदार। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे गुच्छेदार मूंगफली की बीज दर कितनी होती है, यहाँ पे 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इज द राइट आंसर। गुच्छेदार मूंगफली की बीज दर कितनी होगी, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है, जबकि फैलकर जो बढ़ने वाली है उसकी 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, बहुत आईएमपी चीज बता रहा हूँ आपको। गुच्छेदार मूंगफली की बीज दर 80 से 100, मतलब जो गुच्छे में है वो ज्यादा, जो फैलकर है वो कम, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो, गुच्छा ज्यादा फैलकर कम, यानी 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फैलकर, गुच्छेदार 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे संकर कपास की जलमांग। बिल्कुल एक क्वेश्चन आपका जलमांग से आता ही आता है एग्जाम में। तो शंकर कपास की आप जलमांग क्या रखोगे, वाटर रिक्वायरमेंट क्या रहेगी आपकी हाइब्रिड कॉटन की, बताया भाई कितनी होगी आपकी हाइब्रिड कॉटन की आप अगर वाटर रिक्वायरमेंट। ऑप्शन भी आप देख सकते हो 40 से 50 सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर, 60 से 80 सेंटीमीटर, या 25 से 40 सेंटीमीटर। क्या राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे राइट आंसर है 60 से 80 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, 60 से 80 सेंटीमीटर आपकी जो सीड होता है, सॉरी हाइब्रिड जो कॉटन होता है इसकी सीड रेट होती है, याद रखना आप लोग, ठीक है, 60 से 80 सेंटीमीटर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, ठीक है, ये आपका जो मशीनरी से आया हुआ क्वेश्चन है ना, जो आपके टिलेज एंड इरिगेशन उससे बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन है ये, कि कृषि कार्य मशीनों द्वारा करने पर लागत कम आने से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में आते हैं, ठीक है। कृषि कार्य अगर मशीनों के द्वारा करने पर लागत, जो आपकी कुल लागत होती है, आने से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है, एग्रीकल्चर है उसको, एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप देख सकते हो। जो आप अगर आप लागत कम करोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, जल्दी कार्य जल्दी पूर्ण होते हैं, या अगर मशीनों का उपयोग करें तो कार्य जल्दी पूर्ण होंगे क्या, या शुद्ध लाभ में वृद्धि हो जाती है, या शुद्ध लाभ
या यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है कि कुल लाभ में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट इंक्रीज होता है क्या, या नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हमेशा जो है आपके टोटल जो आपका नेट प्रॉफिट है इसमें लाभ होगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट में क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपका जो कुल शुद्ध लाभ है उसमें यहाँ पे जो है प्रॉफिट होगा, ना कि कुल लाभ में वृद्धि होगी। याद रखना आप लोग, शुद्ध लाभ में क्या होगा, वृद्धि होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 17। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन है। उद्यान जो आपके गार्डन होते हैं, ठीक है, गार्डन में जो ट्रैक्टर उपयोग करते हैं उनकी एचपी पूछी हुई, कितने एचपी वाले यहाँ पे जो ट्रैक्टर्स का अपन उपयोग करते हैं भाई बताएं। जो आपके उद्यान होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे गार्डन वगैरह, बहुत बड़े बड़े गार्डन होते हैं। ठीक है, तो उनमें कौन सी एचपी के ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। आप देख सकते हो 50 एचपी से ज़्यादा वाले, या 30 एचपी से कम वाले, 30 एचपी से कम वाले, या 20 एचपी से कम वाले, या 20 से 35 एचपी वाले। तो जो उद्यान है, उद्यान में हमेशा कितने एचपी वाले, 20 से कम एचपी वाले। याद रखिएगा हमेशा 20 से जो इनकी एचपी कम जो होते हैं ट्रैक्टर, उनका यहाँ पे उपयोग किया जाता है। आपके पावर टिलर भी बहुत सारे जो है उपयोग करते हैं किसान। ठीक है, पावर टिलर के बारे में आप लोगों को सभी ने सुना होगा। उद्यान ट्रैक्टर होते हैं, तो उद्यान ट्रैक्टर होते हैं 20 एचपी से कम वाले। याद रखना 20 एचपी से कम वाले होते हैं ट्रैक्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर जो अगला पूछा हुआ है, 18 नंबर क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है बट इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार देश स्तर पर कृषि जनगणना, ठीक है, कब हुई थी भाई। भारत में पहली बार देश स्तर पर कृषि जनगणना की गई थी। द फर्स्ट कंट्री वाइज एग्रीकल्चरल इन इंडिया वाज कंड्यूटेड इन ईयर, मतलब कौन सी ईयर में जो है आपका कृषि की जनगणना हुई थी, कंड्यूटेड। तो ऑप्शन आप देख सकते हो। ठीक है, 1960 से 1961, ये 1960 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा जीरो नहीं है बट यहाँ पे 1960 से 1961। ऑप्शन नंबर बी आप देख सकते हो 1970 से 1971, या ऑप्शन नंबर सी भी आप देख सकते हो 1975 से। ठीक है, 1975 से 1976, या आप ऑप्शन नंबर सी देख सकते हो 1947 से 1948। तो भारत में जो पहली बार वो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1970 से 1971 में। आपको याद रखनी है, सबसे पहली कृषि पे आधारित जनगणना हुई थी, कब हुई थी, 1970 से 1971 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1970 से 1971 में पहली जनगणना हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से, ये एग्रोनॉमी भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से बागान फसल है भाई कौन सी ऐसी भाई प्लांटेशन क्रॉप है, बताएं भाई। प्लांटेशन क्रॉप पूछी हुई है बागान की, तो क्या ऑप्शन भी आप देख सकते हो, रबर, या आपका सुपारी, या ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हो कैसो नट जिसको काजू भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हो ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा भाई, ठीक है, क्या राइट आंसर होगा यहाँ पे, निम्न में से बागान फसल है। तो बागान आपको पता है काजू आपकी जो है बागान फसल है। यहाँ पे याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजू कैसी है, काजू आपकी एक बागान फसल है यानी प्लांटेशन क्रॉप है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ना कि सुपारी और रबर। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, कैशियो, काजू, ठीक है, कैशियो नट जिसको बोलते हैं। तो यह आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 आपका पूछा हुआ है कि गन्ने की कटाई के लिए, अगर आपको गन्ने की कटाई करनी है तो कैसे आप पहचानोगे रिफ्रैक्टोमीटर पाठ्यांक क्या होता है। ठीक है, आपको सभी को पता है, गन्ने को पता करने के लिए गन्ने में कुल ठोस का पता करते हैं, गन्ने की फसल में कुल ठोसों का पता करते हैं कि किसमें कुल ठोस कितने हैं, कितने % ठोस होने पर आप गन्ने की कटाई करोगे, यहाँ पे पूछा हुआ है। और कुल ठोस को मापने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर पाठ्यांक का उपयोग करते हैं। तो क्या आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, गन्ने की कटाई के लिए उपयुक्त रिफ्रैक्टोमीटर पाठ्यांक है, क्या होगा, ऑप्टिमम रीडिंग ऑफ रिफ्रैक्टोमीटर फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ शुगर केन। तो आप देख सकते हो ऑप्शन 15 से अधिक, या 18% से अधिक, या 20% से अधिक, या 21% से अधिक। तो हमेशा 16 से 18%, हमेशा 16 से 18% जब यहाँ पे क्या होगा कुल ठोस होंगे तब यहाँ पे जो है अपन गन्ने की कटाई करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 15 से अधिक। यहाँ पे याद रखिएगा क्वेश्चन, ना कि आप 18 से अधिक नहीं लोगे, क्योंकि 16 से 18% रिफ्रैक्टोमीटर पाठ्यांक होगा तभी यहाँ पे क्या करते हैं, गन्ने की कटाई करते हैं। तो 18 से अधिक कैसे आप चले जाओगे, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, 15 से अधिक। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ए राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 21 निकल के आ रहा है कि पूसा बोल्ड एक महत्वपूर्ण किस्म है। भाई किसकी किस्म है आपकी पूसा बोल्ड, ठीक है, मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, आप लोग देख सकते हो कि वैरायटी की, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा। पूसा बोल्ड इज अ इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ, किसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है भाई पूसा बोल्ड, आप देख सकते हो तोरिया की,
लाहा यानी इंडियन मस्टर्ड की, या आपकी तारामीरा, जिसको तारामीरा एरिका शटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है, तारामीरा, या भूरी सरसों यानी ब्राउन सरसों। तो किसकी यहाँ पे जो है पूसा बोल्ड एक वेराइटी है, तो पूसा बोल्ड यहाँ पे आपकी एक लाहा की वेराइटी है, याद रखिएगा। लाहा जो इंडियन मस्टर्ड है इसकी वेराइटी है पूसा बोल्ड। आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, ठीक है। आईएमपी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, सभी लोग एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 22 की, कि निम्न विटामिन में से कौन सा बाध्यता रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है? कौन सा भाई? एंटी स्टेराइल, आप देख सकते हो। एंटी स्टेराइल विटामिन कौन सा है बताएं भाई? ऑप्शन भी आप देख सकते हो, विटामिन ए, विटामिन यहाँ पे बी, विटामिन डी, या विटामिन ई। किसको एंटी स्टेराइल बोलेंगे? तो जो विटामिन ई है इसको एंटी स्टेराइल कहा जाता है, याद रखिएगा। किसको? इसको एंटी स्टेराइल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए डी राइट आंसर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूं कि गन्ने की सर्वाधिक खेती कहाँ पे होती है? आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएं। गन्ने की सर्वाधिक खेती, गन्ने की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? सबसे ज्यादा खेती आपको कहाँ देखने को मिली गन्ने की? और मतलब दक्षिण भारत में, उत्तर प्रदेश मत देना आंसर, ठीक है। दक्षिण भारत, आप उत्तर भारत, ऑप्शन भी आप देख सकते हो, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, है ना, पूर्व पश्चिम भारत, मध्य भारत। तो राइट आंसर क्या होगा? कहाँ पे गन्ने की खेती सर्वाधिक होती है बताएं भाई? वैसा उत्तर प्रदेश में तो आपकी सर्वाधिक होती है, बट अगर मैं आपसे पूछूं दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, है ना, पूर्वी भारत, तो कहाँ पे होगी? ये आपको आंसर करना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 पूछा हुआ है कि बीज खेती तकनीक, यानी जो आपकी सीड प्लॉट टेक्निक है, ये किससे रिलेटेड है? तो आपको सभी को पता है सीड प्लॉट टेक्निक आपकी जो है पोटैटो से संबंधित है, याद रखिएगा। आपको पता है मैदानी क्षेत्रों में इस विधि का उपयोग किया जाता है। आलू के अगर आपको सीड तैयार करने हैं तो कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? तो सीड प्लॉट टेक्निक का यहाँ पे उपयोग करते हैं मैदानी क्षेत्रों में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन है, लगा ले भाई इस पे आईएमपी क्वेश्चन है कि 1 हेक्टेयर टमाटर की रोपाई के लिए आधुनिक किस्मों की बीज दर आवश्यकता होती है। यहां पे पूछा हुआ है आधुनिक किस्मों की, ठीक है। मॉडर्न सीड रेट रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसप्लांटिंग 1 हेक्टेयर टमाटो। अगर आप 1 हेक्टेयर जो है टमाटर की अगर ट्रांसप्लांटिंग करते हो, रोपाई करते हो, तो कितनी बीज दर रखी जाएगी बताएं भाई? 200 से 300 ग्राम, 400 से 500 ग्राम, 550 से 700 ग्राम, या 800 से 900 ग्राम। कितनी रखोगे आप भाई? आपके टमाटर की जो है अगर सीड रेट, तो आपको सभी को पता है टमाटर की 400 से 500 ग्राम, 500 किलोग्राम सीड रेट रखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आधुनिक पूछा हुआ है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या ले लेंगे? 200 से 300 ग्राम, याद रखिएगा। आईएमपी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न पूछा हुआ है, तो 200 से 300 ग्राम यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। बाकी आपको सभी को पता है नॉर्मल वे में 400 से 500 ग्राम आपकी टमाटर की सीड रेट होती है, ठीक है। संकर की आपको पता है 100 से 150 के समथिंग होती है संकर की, तो यहाँ पे आधुनिक पूछी हो तो 200 से 300 इज अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन की, कि पीले फूलों का वृक्ष है एलोफ्लोबरिंग टेरीज कौन सा है भाई जिसमें पीले फूल आते हैं? मैंने आपको पहले बताया था, क्वेश्चन आ सकता है और बिल्कुल याद रखिएगा। पीले फूलों का वृक्ष है एलोफ्लोबरिंग ट्री, कौन है भाई यहाँ पे बताया भाई? गुलमोहर, अमलतास, नीम, या अर्जुन? क्या राइट आंसर होगा? किसमें पीले फूल आते हैं बताएं? तो यहाँ पे जो पीले फूल आते हैं वो यहाँ पे अमलतास, केसिया फिस्टुला, अमलतास में यहाँ पे पीले फूल आते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अमलतास में आपके पीले फूल आते हैं, जबकि गुलमोहर में आपके नारंगी फूल आते हैं, ठीक है। डेलोनेक्स रीजिया में कैसे फूल आते हैं? नारंगी फूल आते हैं, ठीक है। और अमलतास में आपके पीले फूल आते हैं, जबकि नीम में आपको पता है कैसे फूल आते हैं? क्रीमी सफेद, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछे तो क्रीमी सफेद इज द राइट आंसर, ठीक है। क्रीमी सफेद फूल आते हैं, टेमरेंडिस इंडिका, ठीक है, नहीं सॉरी, एजा डायरेक्टिका इंडिका, किसका? नीम का वैज्ञानिक नाम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन की, कि अमरूद के फल अधिकांशतः किस पर लगते हैं? गवावा फ्रूट्स आर मोस्टली फाउंड। तो आपके जो अमरूद के फल होते हैं अधिकांशतः किस पर लगते हैं? दल पर, या एक चालू मौसम की वृद्धि पर, जो मौसम चल रहा है उसी में फल आते हैं क्या? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप देख सकते हो, 1 वर्ष पुरानी शाखा पर, ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष पुरानी शाखा पर। तो अमरूद के फल हमेशा 1 वर्ष पुरानी शाखाओं पर लगते हैं, याद रखिएगा। अमरूद की जो फल होते हैं अधिकांशतः 1 वर्ष पुरानी शाखाओं पर लगते हैं। और यहाँ पे आप अमरूद की तीनों बहारों को याद रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन, मृग बहार, है ना, मृग बहार, अम्बे बहार और हस्त बहार, इन तीनों से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन की, गन्ने के टुकड़े
को बोने से पहले किस रसायन से उपचारित करते हैं। देखिए, अगर गन्ने के अच्छे अंकुरण के लिए आपको रसायन से उपचारित करते हैं, आपको सभी को पता है बहुत सारे यहाँ पे रसायन होते हैं, ठीक है। तो कौन सा रसायन यहाँ पे उपयोग करेंगे आप बताएं, एड्रिनिल या एगालाल या थायो यूरिया या जेनेब। तो किसका यहाँ पे उपयोग करेंगे, आपने सुने होंगे Z45 वगैरह के बारे में। तो किसका यहाँ पे उपयोग करेंगे, तो गन्ने के अगर टुकड़े को उपचारित करना है तो यहाँ पे एगालाल का उपयोग करेंगे। 0.50% यहाँ पे मात्रा रखेंगे, ठीक है। उससे उसको जो है उस गन्ने के टुकड़े को, आपको दिखाओ गन्ने के इतना टुकड़ा रहता है, उसको यहाँ पे उपचारित करते हैं, ठीक है। किससे करते हैं, एगालाल से। बाकी आपके बहुत सारे ऊपर रखे हैं, जैसे HCl2 मर्क्यूरी का घोल भी कर सकते हैं, एरिटान से भी कर सकते हैं, एरिटान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 28 नंबर, जंगली गाजर घास। ये प्लांट प्रोटेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है आपका। जंगली गाजर का एक खरपतवार है, वाइल्ड कैरोट इज अ बीड। कैसा खरपतवार है भाई आपका जंगली जो गाजर है, तो जंगली गाजर आपका एक प्रकार का द्विवर्षीय खरपतवार है। और अधिकतर जो जंगली है आपके धान होते हैं, जंगली चौलाई, जंगली है जौ, ये सभी आपके द्विवर्षीय खरपतवार ही होते हैं, ठीक है। याद रखना यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, द्विवर्षीय आपके। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 29, फलों को सुखाने पर कुल ठोस पदार्थ होना चाहिए। आफ्टर ड्राइंग ऑफ फ्रूट्स टोटल सॉलिड मैटर शुड बी, यानी फलों को सुखाने पर कुल ठोस पदार्थ होने चाहिए। कितने भाई होने चाहिए, अगर फलों को सुखाएंगे तो यहाँ पे जो आपके टोटल सूक्ष्म पदार्थ होने चाहिए वो होते हैं यहाँ पे 60 से 65%। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फलों को सुखाने पर कुल ठोस पदार्थ होते हैं तो 60 से 65%। भाई फलों को सुखाओगे तो टोटल कितना, 60 से 65% कुल यहाँ पे ठोस होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सेशन का, भारत में सहकारिता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक थे, फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। कौन थे भाई भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक, स्वामीनाथन, SP डिंडोलियल या F निकोलसन या रॉबर्ट हुक। तो यहाँ पे राइट आंसर है, क्या राइट आंसर है, F निकोलस, ठीक है। F निकोलस इज द राइट आंसर। ये भारत में कोऑपरेटिव के जो है मूवमेंट इन्होंने ही चलाया था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीरीज। और सभी लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें भाई, ठीक है। और अपने मित्रों के साथ, सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज के साथ मिलते हैं अपन, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।